हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। कैश बजट का एक वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2023 में पूछा था। ओके, और क्वेश्चन इससे पहले भी बहुत बार पूछा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है सेम अमाउंट के साथ जुलाई में पूछा था। ओके, और जुलाई का पेपर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसमें मेन पॉइंट क्या है पता है, ये पॉइंट है। और ये सेम क्वेश्चन आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन बुक्स में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का जो अमाउंट है उसका मल्टीपल 3 टाइम्स, मतलब अगर बुक्स में समझो 1 लाख है तो यहाँ पर 3 लाख दिया होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं किया, सेम बुक का क्वेश्चन है, बस उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स करके आपको यहाँ पर वापस पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि क्या है इस क्वेश्चन में और कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको जुलाई के एंडिंग का 3 मंथ का क्या बनाना है, कैश बजट बनाना है। ओके, आपके पास कैश बैलेंस भी है 62,500 मई से। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कैश बजट बना देता हूँ और लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे? कैश बैलेंस 62,500। अब आपके पास जितना भी पैसे आए, ठीक है, और बिजनेस किया, जितने पैसे आए गए वो सब का हिसाब किताब आपको करना है, बस और कुछ नहीं करना। कैश आया कैश गया। तो देखो यहाँ पर सेल्स दे रखा है हर एक महीने का, बहुत अच्छा है, वेजिस है और ओवरहेड भी। अब एक काम करना है आपको, यहाँ पर जो सेल्स है उसको एक बार देखो, 10 लाख है, 7,50,000 है, 5 लाख है, 625 है और 7,50,000। और ये जो सेल्स है उसको मैं पहले लिख देता हूं, यहां पर एक कैलकुलेशन करवाऊंगा आपको। देखो यहां पर लिखो सेल्स कितना है, बोले सर 10 लाख है, फिर 7,50,000 है, 5 लाख है, 6,25,000 है और 7,50,000 है। उसके बाद आपके पास यहां पर जो अमाउंट है वो पढ़ो, क्या लिखा है, कैश सेल्स जो है ना वो जुलाई महीने का है आपके पास, ये रहा। ठीक है, जुलाई महीने का कैश सेल्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है। ओके, कैश सेल है कितना है, 383,975, ये जुलाई महीने का है। जुलाई महीने का है आपका, यहां पर जुलाई महीने का जो कैश में सेल्स हो रहा है, कैश सेल्स वो कितना है, 383,975। अब इसको माइनस करो, देखो 7,50,000 में से, तो आपको मिलेगा 366,025 और ये मिलता है आपको क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना, इसको पढ़ो, क्या लिखा है, जो सेल्स है ना क्रेडिट सेल्स, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है 10% ऑन द मंथली बेसिस फ्रॉम द मार्च 2022। महीने का 10% सेल्स बढ़ता है, मतलब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपका सेल्स है 100 तो वो 10% बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाता है, 110। समझे? मतलब एवरी ईयर जो है वो आपका सेल्स हो, ठीक है, एवरी मंथ, सॉरी, एवरी मंथ जो है वो आपका सेल्स जो है वो कितना परसेंट इंक्रीज होता है, 10% एवरी मंथ। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला है क्रेडिट सेल्स के बारे में। बात समझ में आई? अब मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना कि 110 आपका सेल्स हुआ नेक्स्ट मंथ और उसके प्रीवियस मंथ में समझो 100 था, तो जो सेल्स इंक्रीज होता है उसका एक रेशियो अगर मैं बता दूं तो ये हो सकता है, बता सकते हैं ऐसे। ये मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत इजी तरीके से सिखा रहा हूं। 100 का 110 हुआ, 110 100 पे बढ़ता है, मतलब एवरी मंथ जो आपका सेल्स है वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर पे इसका एक कैलकुलेशन करना है आपको। देखो मैं बोलता हूं उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैलकुलेटर पे ये वाला अमाउंट ले लो, 366,025, और आप क्या करो, कैलकुलेटर पे डिवाइड करो, डिवाइड 1.10, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया कैसे निकालना, डिवाइड 1.10 और इक्वल टू करो, तो आपको यहां पर इसके पहले वाले महीने का सेल्स मिल जाएगा 332
750। वापस एक बार इक्वल टू करो तो आपको मिल जाएगा 302500। मतलब वापस इक्वल टू करोगे ना तो इसका वापस फिर से वो 1.10 से डिवाइड कर देगा। वापस इक्वल टू करोगे ना तो आपका मिल जाएगा यहाँ पर 2,75,000। ओके, और वापस इधर डिवाइड हो ही जाएगा अपने आप, इक्वल टू कर रहे हो तो। और वापस इक्वल टू फिर से एक बार करो तो आपको यहां पर मिल जाएगा 2,50,000। समझे बात को? ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। मतलब देखो एक चीज समझो, आपको कैलकुलेटर पे लेना है अमाउंट को, क्या बोले सर 366025, ये आपने अमाउंट ले लिया। फिर इस अमाउंट को आप जब डिवाइड करोगे तो 1.10, क्यों? क्योंकि एवरी मंथ 10% इंक्रीज होता है, प्रीवियस मंथ से 10% इंक्रीज होता है। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपको इसके पहले वाला मिल जाएगा, वापस इक्वल टू किया ये मिल जाएगा, वापस इक्वल टू किया ये मिल जाएगा, और वापस इक्वल टू किया ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो एक बार चेक करके देख लो कि किस तरीके से आपका आंसर आ रहा है। देखो इसका 10% बढ़ा दो, इसका 10% बढ़ा दो, इसका 10% बढ़ा दो, और इसका भी 10% बढ़ा दो, देखो आ गया आंसर। ठीक है, 10-10% बढ़ाते जाओ, हो गया। और अभी बीच में जो कैश सेल्स है वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे 10 लाख में से 2,50,000 माइनस करे तो 7,50,000 हो रहा है। फिर 7,50,000 में से 275 माइनस करे तो 475 हो रहा है। 5 lakhs में से 3,02,500 हो रहा है। 5 lakhs माइनस 3,02,500 तो 1,97,500। 625 में से 33,2750 करें 29,2250, माइनस करते जाओ, मिल गया। और यही आपका क्या हो जाएगा, कैश सेल हो गया। मई का कैश सेल, जून का कैश सेल और जुलाई का कैश सेल। ओके, और कैश सेल अगर आपके पास है तो यहाँ पर लिख दो कैश सेल कितना है 8, एक सेकेंड, 1975 292,250 383,975 हो गया, खत्म कहानी। अभी इसने क्या बोला कि 50% जो अमाउंट है वो क्या कहाँ पर मिलेगा, फॉलोइंग द सेल्स, मतलब नेक्स्ट मंथ में, और उसके बाद बाकी का पैसा उसके नेक्स्ट मंथ में। मतलब एक सिंपल सा काम हो गया कि यहाँ पर आपका जो कलेक्शन है, ओके, उसमें आपका जो मार्च मंथ का कलेक्शन है 2,50,000, उसका 50% अमाउंट जो है वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। मतलब 2,50,000 का 50% करो, ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, मतलब यहाँ पर, और बाकी का उसका 50% उसके नेक्स्ट मंथ में। मतलब ये वाला पैसा 50% नेक्स्ट मंथ में, 50% उसके नेक्स्ट मंथ में। ये वाले पैसे की बात करें अप्रैल में तो कितना आ रहा है 275 का 50%, 275 का 50% करोगे तो 1,37,500, 1,37,500। ये जो अमाउंट है वो मई का है। 3,02,500 इसका 50% करोगे तो 32500 का 50%, 151,250, 151,250। और ये जो अमाउंट है जून का वो आ जाएगा 33,2750 का 50%। ओके, 33,2750 का 50%, मतलब यहाँ पर 166,375, और फिर उसके बाद भी जाएगा तो 166,375। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बस तो इसको टोटल कर लो। कितना आ रहा है 1,25,000, 137,500 तो 262,500, 137,500, 151,250, 288,750।
इसका टोटल कर लो। 151 250 प्लस 166 375, तो ये आ रहा है 317625। ओके, तो देखो ये आपका आ गया जो आपने क्रेडिट सेल्स किया था और उस क्रेडिट सेल्स का कलेक्शन। तो यहां पर लिखेंगे कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स 262,500, 288,750 और 317,625। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर 5% कमीशन है ऑन क्रेडिट सेल्स जो आप पे करोगे। देखो क्रेडिट सेल्स पे वो भी 5% है और वो भी नेक्स्ट मंथ में पे करने वाला, मतलब जो आपने क्रेडिट में सेल्स किया था उसका 5% नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करोगे कमीशन का। तो पहले एक काम करें, कमीशन निकालें एट द रेट ऑफ 5% क्रेडिट सेल्स। ये आपके पास क्रेडिट सेल्स का अमाउंट आया, उस क्रेडिट सेल्स का 5% कर लो। 2,50,000 का 5% करोगे तो 12,500 आ रहा है। 275 का 5% करोगे तो 13,750 आ रहा है। 3,25,000 का अगर 5% कर, ओके, तो 15,125 आया। 3,32,750 का 5%। अब देखो इधर अगर आप देखोगे ना तो आपका जो अमाउंट है वो परसेंट पॉइंट में जा रहा है, तो आप उसको राउंड फिगर कर लो और 3,66,025 का 5% हो गया, खत्म कहानी। राउंड फिगर कर लो और तो कुछ नहीं है। अब देखो ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट जो है ना आफ्टर 1 मंथ करना है, आफ्टर 1 मंथ पेमेंट करना है। तो पेमेंट आफ्टर 1 मंथ करेंगे, मतलब ये पेमेंट 1 महीने के बाद होगा, ये पेमेंट 1 महीने के बाद होगा और ये पेमेंट 1 महीने के बाद होगा। हो गया, तो ये आपका पेमेंट हो गया। किसका पेमेंट हो गया? जो आपने क्रेडिट पे बेचा था, उस क्रेडिट पे जो बेचा उसका पेमेंट। चलिए, तो ये आ जाएगा कमीशन कमीशन ये हो गया कमीशन। अभी नेक्स्ट आपका क्या है, देखो यहां पर नेक्स्ट आपको बोला गया कि परचेस अमाउंट जो है ना वो 80,000 जो 80% ऑफ द सेल्स इन द मंथ प्रीसीडिंग द सेल्स एंड पेड आफ्टर 1 मंथ। ओके, अब ध्यान से इस चीज को पढ़ो। तो परचेस अमाउंट जो है वो 80% ऑफ सेल्स है, मतलब आप सेल्स का 80% अमाउंट परचेस करते हो, है ना, और आप वो 1 महीने पहले करते हो, देखो प्रीसीडिंग द मंथ, और उसको पेमेंट आफ्टर द 1 मंथ करोगे वापस, मतलब परचेस 1 महीने पहले करोगे और फिर उसको पेमेंट वापस 1 महीने के बाद करोगे। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा संभालने की चीज़ है, क्योंकि आप अगर इधर गलती कर सकते हो तो जिस महीने की रिक्वायरमेंट है उस महीने का जो परचेस है वो 1 महीने पहले करते हो। मतलब ये 10 लाख है, ये 750 है, ये 5 लाख है, ये आपके पास 625 और ये 7,50,000। आपको जो परचेस बोला है ना वो बोला 80% ऑफ सेल्स, लेकिन 1 मंथ प्रीसीडिंग ऐसा बोला है। मतलब क्या हो गया, जैसे अप्रैल मंथ है, अभी अप्रैल मंथ में जो आपने बेचा 750, उसका 80% करो तो वो आ जाएगा 6 लाख रुपए, और वो 6 लाख रुपए आपने 1 महीने पहले ही खरीद लिया होगा। वैसे ही आपको करना है मई महीने का, जो कि आपके पास है 5 लाख, फिर जून और फिर जुलाई, ये सब का 80% आप उसके पहले वाले मंथ में ही खरीद लोगे।
क्योंकि बेचने के लिए आपके पास सामान चाहिए, वो आप सबसे पहले वाले महीने में ही खरीद लोगे, मतलब उसके पहले वाले महीने। यहाँ पर 5 लाख आ जाए और फिर इधर वापस वही आ जाएगा 6 लाख रुपीस। ठीक है, लेकिन जब इसको पेमेंट करने के टाइम आता है ना, तो पेमेंट 1 मंथ के बाद कर रहे हैं। मतलब इसका जो पेमेंट है, पेमेंट आफ्टर 1 मंथ हो रहा है। मतलब ये पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ में करोगे 4 लाख रुपए, ये पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ में करोगे 5 लाख रुपए, ये पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ में करोगे 6 लाख रुपए। तो 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख, बस खत्म कहानी इसकी। मतलब पेमेंट टू क्रेडिटर 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख हो गया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो 6% डिबेंचर है, वो भी 100% ईच। 7,50,000 वेर इश्यू एंड पेमेंट मेड फॉर द क्वार्टरली इंटरेस्ट इन मार्च एंड जून। देखो भाई इधर ध्यान देना, डिबेंचर उसने इश्यू किया है, ठीक है, और डिबेंचर कब इश्यू किया था वो यहाँ पर कुछ बोला नहीं, बहुत पहले इश्यू हो चुका था। एक चीज याद रखना, आप जिस मंथ का बजट बना रहे हो क्या उसी मंथ में डिबेंचर इश्यू हो रहा है, वो ध्यान रखना। अगर हो रहा है तो फिर उस मंथ में आप रिसिप्ट साइड भी लिखोगे, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है। तो बोला है 6% डिबेंचर 100 इच फॉर ₹7,50,000 वेर इशू एंड अ पेमेंट मेड फॉर द क्वार्टरली इंटरेस्ट इन मार्च एंड जून। अब उसने कब इशू किया वो नहीं बताया, लेकिन उसका पेमेंट जो है वो क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली मतलब क्या हो जाता है, 3-3 महीने का। मतलब 7,50,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट हर 3 महीने। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने के बाद आप पेमेंट करोगे, मतलब 11,250 इतना पेमेंट आपको एवरी 3 मंथ करना है डिबेंचर इंटरेस्ट का। और वो मार्च में करना है, जून में करना है। अभी तो क्वार्टर 2 ही रखा है, ठीक है, मार्च और जून। अभी आगे भी क्वार्टर आएंगे उसमें आप पे करोगे। तो मार्च और जून, जून में ही दे दो 11,250 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, डिबेंचर हमने इश्यू किया है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंस में नीचे आएगा। और डिबेंचर में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका इंटरेस्ट आपका इनकम हो जाएगा, तो वो ऊपर की साइड आएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है। डेप्रिसिएशन जो है वो पर मंथ अमाउंट ₹25,000 इंक्लूडिंग इन ओवरहेड। ओके, मतलब 25,000 का डेप्रिसिएशन इन सब में इंक्लूड है, मतलब इन सब में डेप्रिसिएशन लेस कर दो। ये सभी वैल्यू डेप्रिसिएशन में लेस कर दो। हो गया, ये हो गया लेस, खत्म। और इसके बाद आपके पास जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो देखो लास्ट लाइन में लिखा है कि पेमेंट ऑफ वेजेस 1 मंथ एंड ओवरहेड हाफ मंथ। ओवरहेड का पेमेंट आप आधे आधे महीने में पे करोगे, तो मतलब यहाँ पर 1 लाख हो गया, ऊपर 175 हो जाता है, ये 125 हो जाता है, ये 1 लाख हो जाता है, और ये हो जाता है 1,25,000। मतलब अगर आप ओवरहेड का जो पेमेंट करते हो वो एक एक महीने के बाद करोगे, तो यहाँ से स्टार्ट करो 1 लाख, 1,25,000, 1 लाख और 1,25,000 आधे आधे महीने में पेमेंट करोगे। तो कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन ध्यान से समझो, मैं बताता हूँ। यहाँ पर अप्रैल से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे ओवरहेड पेमेंट, उसमें अप्रैल से स्टार्ट करो। क्या है अप्रैल का ओवरहेड पेमेंट कितना था, देखो अप्रैल का कितना खर्चा था ओवरहेड का। अप्रैल से ही स्टार्ट करो क्योंकि मार्च का ज़रूरत नहीं होगा आपको। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे। तो अप्रैल का 1 लाख है, मई का 1,25,000 है, जून का वापस 1 लाख है, और जुलाई में वापस 1,25,000 है।
ओके, डन है। चलिए तो ये जुलाई में भी लिख लेते हैं। अब ये जो आधा पेमेंट है वो 15-15 दिन के बाद हो रहा है, मतलब आधा पेमेंट देखो, अप्रैल का आधा पेमेंट मतलब 50,000 हो जाएगा वो इधर, तो बाकी 50 इधर आ जाएगा। फिर 125 का आधा पेमेंट करोगे तो 62,500 हो जाएगा। 62,500, 62,500, ये 50 हो गया, ये 50 इधर आ जाए, ये 62,500 हुआ, ये 62,500 हो गया, और ये 1,12,500 हो गया, 1,12,500 हो गया, और 1,12,500 हो गया। मतलब ओवरहेड का उनका जो काम था वो हमने ख़त्म कर लिया। देखो हर एक कैलकुलेशन को एकदम डिटेल में मैंने आपको बताया है, अगर आप सिर्फ नोट्स भी देखोगे ना तो भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इतने अच्छे से नोट्स बताया है मैंने, तो आप इस नोट्स को सिर्फ देखोगे ना तो भी समझ में आ जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओवरहेड पेमेंट। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पर बोला है कि आप जुलाई महीने में 62,500 का एडवांस टैक्स पे करोगे, तो कर लेते हैं 62,500 का जुलाई महीने में। एक सेकेंड, जुलाई है ना या जून है? जुलाई है। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं एडवांस टैक्स, और एक बाकी है आपका वेजिस जो आपको एक एक महीने के बाद पे करना है। यहाँ पर जो वेजिस है, जैसे देखो ये वेजिस जो है वो एक महीने बाद पे करोगे मतलब मई में पेमेंट होगा, ये वेजिस एक महीने के बाद पे करोगे मतलब जून में, और ये वेजिस एक महीने के बाद मतलब जुलाई में, मतलब 175, 2 lakhs और 225 हो गया। चलिए 1,75,000, 2 lakhs और 225 हो गया। ये देखो क्वेश्चन लगभग अपना एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो गया। अभी आप एक काम करो, इसका टोटल करो, ओके। और देखो नॉर्मली क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये AT-KT का पेपर का क्वेश्चन है। मुझे ये बिलीव नहीं होता कि AT-KT के स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाते तो मतलब तो ये हो गया कि लगभग या तो उनके कॉन्सेप्ट में बहुत मतलब वीक है, या तो फिर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अदरवाइज हमारे तो देखो लास्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स थे, मेजोरिटी स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हुए, ठीक है। अब AT-KT में जो स्टूडेंट्स आए भी है, जिसने मतलब AT-KT में भी एडमिशन लिया था, वो भी सारे अगर वीडियो देख के आराम से पास आउट हो चुके हैं। तो आपको वही बोल रहा हूँ कि जितना अवेलेबल कंटेंट है, ठीक है, जो मैंने आपको दिया है, आप देखो हम लोगों ने इतने सारे पेपर करवाए, टोटल 13-14 तो पेपर हो ही जाते हैं आप कोर्स के अंदर देखोगे तो। फिर भी अगर आप ठीक से सॉल्व आउट नहीं कर सकते अपनी एग्ज़ाम को, तो फिर क्या ही करें, मतलब इससे ज़्यादा कंटेंट करके भी आप कैसे करोगे। चलिए तो यहाँ पर इधर आपने टोटल कर लिया, बैलेंस जो है वो कितना रहेगा, तो लगभग यहाँ पर ऐसा है कि 5,22,500 में से अगर आप 7,12,1,250 रुपीज़ माइनस करते हो तो यहाँ पर हो जाता है माइनस में आंसर, ओके। और ये यहाँ पर माइनस में, तो मतलब ऊपर भी माइनस में 178,750, ओके। और फिर आप इसको टोटल करो वापस माइनस के साथ, 4,22,50, ओके। और इसको टोटल करिए, चलिए तो ये टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 838875, तो 402250 माइनस 838875, तो 436,625 आ रहा है,
436625, ये माइनस में 383975 प्लस 317625, 2,64,975, और इधर यहाँ पर इसका टोटल करें तो 10,16,638, और उधर 264975 माइनस 10,16,638 माइनस में 751,663। देख लो, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। देखो, क्वेश्चन में माइनस में जाना है वो तो जाने ही वाला है, क्योंकि आप देखो जितना बेच रहे हो और जितना बेच रहे हो उसके ऊपर आप सिर्फ 80% अमाउंट परचेस कर रहे हो, मतलब आप 20% मार्जिन पे बिजनेस कर रहे हो, और उसमें आपका ओवरहेड का खर्चा और वेजेस का खर्चा अलग से, और ऊपर से बाकी सब खर्चे अलग डाल दिए। जैसे उन्होंने डाल दिया था वो एक एडवांस टैक्स था वो इंटरेस्ट का पेमेंट था। तो सीधी बात है, कैश का तो आपको प्रॉब्लम आने ही वाला है, क्योंकि आपका जितना सेल्स है वही इनफ नहीं है। आप 80 रुपये की चीज़ खरीदते 100 रुपये में बेच रहे हो, है ना, ऐसा आपका यहाँ पर क्वेश्चन में प्रेजेंट हो रहा है। और 20 रुपये अगर आप कमा रहे हो, उसमें भी आपका वेजेस का खर्चा और ओवरहेड का खर्चा निकाल रहे हो, तो कैसे पॉसिबल है ना। तो सीधी बात है, कैश का प्रॉब्लम तो आने वाला है। तो यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि कैश प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पास नेगेटिव बैलेंस जा रहा है क्वेश्चन में। ओके, और यही चीज़ आप जब अपना बिजनेस खुद करते हो ना, तभी भी देखो ये कैश बजट लगभग कोई बनाता नहीं बनाता वो बाद की बात है, लेकिन अपने खुद भी बिजनेस करोगे ना, तो ये चीज़ ज़रूर सोचोगे कि मेरे पास इन फ्यूचर कितना कैश आएगा और कितना मेरे को इन फ्यूचर कैश पेमेंट करना पड़ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक तरीके से जजमेंट ले सकते हो, और इसीलिए हम कैश बजट बनाते हैं, इसीलिए सीखते भी हैं। ओके, चलिए, गुड बाय और टेक केयर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।